70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या कंगना रनौत? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा आलिया भट्ट। कमेंट में बताइए कि आप लोगों की फेवरेट हीरोइन इनमें से कौन है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। एक्टर में किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। किसको मिला है? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, किरण राव को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। क्या मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक है, किस फिल्म के लिए? लापता लेडीज के लिए। ठीक है, और ये जो फिल्म है लापता लेडीज, इसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं इस फिल्म फेयर अवार्ड में। बेस्ट फिल्म जो है वो भी यही है, लापता लेडीज। ठीक है, याद रहेगा। ऊंटों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत हुई या कौन सी पहल की शुरुआत हुई? ठीक है, ऑप्शन है ऊंट बचाओ अभियान, रेगिस्तान बचाओ योजना, ऊंट संरक्षण पहल या राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज 2025 किसने जीता है? इसका सही आंसर क्या है? इन तीनों को मिला है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब सवाल यह है कि याद कैसे रखें? एजी, शादीशुदा होने के बाद लड़कियां अपने हस्बैंड को क्या बोलती है? एजी मोरा हर्ट, एजी मोरा हर्ट पैसा मांगे। क्या मांगे? पैसा मांगे। अब देखिए, पैसा जो रिलेटेड है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो आप समझ जाइए कि इकोनॉमिक्स के लिए एजी से याद रखिएगा अगियन। एजी से क्या याद रखिएगा? अगियन, फिलिप अगियन। मोरा से क्या याद रखिएगा? जोए मोएकर, ये है ना मोरा। हर्ट से याद रखिएगा हॉविट, यानी पीटर हॉविट। ये पूरा सेंटेंस याद रखिए। एजी मोरा हर्ट क्या मांगे? पैसा मांगे। हाल ही में कोयला खदान नामचिक नामफुक, क्या नाम है? नामचिक नामफुक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये कोयला खदान जो है नामचिक नामफुक, ये कहां पे है? इसका उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहां हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कौन बन गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या पंजाब। इसका ऑप्शन देखिए और सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है युवा कौशल योजना, पीएम सेतु योजना, कौशल विकास मिशन या कौशल एवं उद्यमिता शिक्षा योजना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? इसका आंसर होगा पीएम सेतु योजना। कौन सा होगा? पीएम सेतु योजना। पीएम सेतु, SETU। देखिए, ये जो योजना है ये ITI को अपग्रेड करने की योजना है। ITI समझते हैं ना? टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ITI। ठीक है, 10th के बाद जो लोग टेक्निकल फील्ड में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो ITI करते हैं। जैसे रेलवे में नौकरी वगैरह के लिए, ठीक है, कंपनियों में नौकरी वगैरह के लिए तो ITI करते हैं। तो उसी ITI को जो इंस्टीट्यूट्स है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, उनको अपग्रेड करने के लिए पीएम मोदी ने क्या चलाया है? पीएम सेतु योजना। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का मेजबान कौन बना है? पैरा एथलीट पता है, जो दिव्यांग लोगों के लिए होता है। ठीक है, इसका जो मेजबान बना है वो भारत बना है। ठीक है,
कौन बना है? भारत बना है, भारत पहली बार बना है। और भारत का जो स्थान रहा इसमें 10वें नंबर पर रहा। ठीक है, भारत ने कुल 22 पदक जीते थे। कितने? 22 पदकों में 6 गोल्ड थे। क्या थे? 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। 6 गोल्ड मेडल, 9 आपका सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, भारत का स्थान 10वां रहा था। पहले स्थान पे रहा था ब्राजील। कौन रहा था? ब्राजील। अगला सवाल है, द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की नेवी के बीच आयोजित हुआ है? तो द्विपक्षीय अभ्यास जो है कोंकण 2025, तो कोंकण 2025 हुआ है भारत की नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी, ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारत की नौसेना के बीच ये क्या हुआ है? युद्धाभ्यास हुआ है, कोंकण 2025। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। मोटर योग्य सड़क मतलब गाड़ियां चल सकेंगी। किस दर्रे पे किया है? दर्रा क्या होता है पता है ना? 2 पहाड़ होता है, पहाड़ों के बीच जो रास्ता जाता है, जो प्राकृतिक रास्ता होता है, मतलब पहले से बना होता है ये रास्ता, कच्चा रास्ता ही होता है लेकिन बना होता है, तो ये होता है दर्रा, इंग्लिश में पास बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है जिसपे गाड़ियां चल सकेंगी। ये कौन सा दर्रा है, कौन सा पास है? नाथुला, मिगला दर्रा, जोजिला दर्रा या लिपुलेख दर्रा? इसका आंसर होगा मिगला दर्रा। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। कहां है? सिक्किम। मिगला दर्रा कहां? लद्दाख में। जोजिला दर्रा भी लद्दाख में ही है। लिपुलेख दर्रा है अरुणाचल प्रदेश। कहां है? भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? इसका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहां है? चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा का। कि भारत की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया कहां पे है? तो वो है मुंबई में। कहां है? मुंबई। मुंबई का धारावी का आप लोग नाम सुने होंगे, मुंबई का धारावी। टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? टेनिस टूर्नामेंट है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब जीता किसने है 2025 वाला? तो इसको जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज कहां के प्लेयर है? स्पेन के हैं। कहां के हैं? स्पेन के। याद रहेगा? अच्छा, राफेल नडाल भी स्पेन के ही प्लेयर हैं, यानी कि राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज स्पेन के क्या है? प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखिएगा? इसके लिए आप क्या कीजिए, एक याद रखिए, स्पेन में कारफेल, कार से याद रखिए कार्लोस अल्कराज और फेल से याद रखिए राफेल। समझ में आ गया बात? अच्छा, जनिक सिनर कहां के प्लेयर है? इटली के। कहां के? इटली के प्लेयर है। और नवाक जोकोविच कहां के प्लेयर है? सर्बिया के। कहां के? सर्बिया। याद रहेगा? तीनों याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहां रखी है? किस राज्य में? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उड़ीसा? देखिए, ये जो आधारशिला रखी गई है इस परमाणु विद्युत संयंत्र की, ये माही नदी के किनारे रखी गई है। माही नदी कहां बहती है? राजस्थान में। कहां बहती है? राजस्थान में। तो इसी नदी के किनारे जो है इसको स्थापित किया गया है। इससे क्या होगा? इससे विद्युत जनरेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 2025 का नोबेल प्राइज किसे मिला? भौतिकी में आप गेस कीजिए किसे मिला है? 3 लोगों को मिला है, इन तीनों को मिला है। ठीक है, ये मिला है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक टनलिंग की खोज हुई है। ठीक, सुपर कंडक्टर होता है ना, सुपर कंडक्टिविटी आप लोग पढ़े होंगे, उसमें नई नई संभावनाएं अब पैदा होंगी इनके रिसर्च से। ठीक है, बात ये है कि याद कैसे रखेंगे। दमकल की गाड़ी आपको पता है
दमकल की गाड़ी फिजिक्स के नियमों का पालन करती है। आपको दमकल की गाड़ी फिजिक्स के नियमों का पालन करती है। कैसे? जो गाड़ी होता है वो तो पूरा तरह से फिजिक्स पे काम करता है, उसका इंजन हो चाहे उसका कोई भी मैकेनिकल पार्ट हो, वो फिजिक्स के नियम पे ही चलता है। द से याद रखिए देवोरेट, म से याद रखिए मार्टिनीज। क्या याद रखिए? मार्टिनीज। ठीक है, और कल से याद रखिए क्लार्क। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आसियान आपको पता है ना, ASEAN, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जो नया सदस्य बना है वो बना है तिमोर लेस्ते। कमेंट में बताइए कि तिमोर लेस्ते कहां का देश है, किस कॉन्टिनेंट यानी किस महादेश का है। इंडिया जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है, क्योंकि मान लिया क्वेश्चन में आ जाएगा निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है, उसमें एक ऑप्शन में ये भी आ जाएगा। आप तो कहिएगा अरे यार ये तो एशिया का ही एक संगठन है, इसमें तो जरूर होगा। तो ज्यादातर लोग इसमें गलत कर देते हैं। ठीक है, इसमें कितने देश हो गए? अब इसमें अब कुल 11 देश हो गए। देखिए 1967 में जब आसियान की स्थापना हुई थी ना, तो उस समय 5 देश इसके संस्थापक थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। धीरे धीरे और देश इससे जुड़ते गए और अब 11 देश हो गए हैं। ठीक है, और आसियान का जो मुख्यालय है ये पूछता है एग्जाम में, यह है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, और ये करता क्या, आखिर आसियान का काम क्या होता है? तो आपको पता है ये एक एसोसिएशन है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक एसोसिएशन है। तो जाहिर सी बात है ये अपने सदस्य देशों के बीच जो है वो क्या करेगा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग करेगा। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके सब अपना अपना डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, राजनीति में भी इसी तरह, राजनीतिक अगर कुछ मुद्दा फंस रहा है तो बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरह सामाजिक सहयोग भी करेंगे, एक दूसरे को मतलब आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक है, ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? सबसे पहले ये बताइए ईरानी कप आखिर किस खेल के लिए होता है? ईरानी कप जो होता है वो क्रिकेट के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्रिकेट के लिए होता है। ठीक है, इसको जीता है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने किसको हरा करके जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा करके जीता है। विदर्भ जो है ये कहाँ की टीम है? ये महाराष्ट्र की टीम है। ठीक है, अब इसका ट्रिक याद रखिएगा, DVR-CD। डीवीआर समझते हैं ना, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है सीसीटीवी कैमरा में, उसी में डीवीआर लगता है, एनवीआर लगता है, ये आपको पता होगा। तो डीवीआर और सीडी आप देखे होंगे ना, गोल गोल होता है सीडी। तो डीवीआर सीडी आप याद रखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। पांचों जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। डी से दलीप ट्रॉफी, बी से विजय हजारे ट्रॉफी, आर से रणजी ट्रॉफी, सी से सीके नायडू ट्रॉफी और डी से देवधर ट्रॉफी। खालिद अल अनानी यूनेस्को के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ये किस देश के हैं? ये हैं मिस्र के, यानी इजिप्ट के। कहां के हैं? मिस्र यानी इजिप्ट के। ठीक है, अब ये बताइए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को, देखिए यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस। आपको यूएन के बारे में पढ़े होंगे, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, तो उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि इसके नाम में ही यूएन है। ये उसी का एक अंग है और उसी के लिए कार्य करता है, उसी का एक एजेंसी है। ठीक है, यूएन का मतलब तो आप याद ही कर लिए होंगे कि यूनाइटेड नेशंस। ई का मतलब होता है एजुकेशनल। क्या होता है? एजुकेशनल। एस का मतलब होता है साइंटिफिक। क्या होता है? साइंटिफिक। सी का मतलब होता है कल्चरल। क्या होता है? कल्चरल। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। आप सुने होंगे कि यूनेस्को ने इस धरोहर को अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है, पढ़े होंगे ना, यही वो यूनेस्को है। यानी कि जाहिर सी बात है कल्चरल तो है, ये आपको पता होगा पहले से, कल्चरल चीजों पे काम करता है, पता होगा। ये एजुकेशन पे भी काम करता है, ये आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे गरीबी है, जहां पे एजुकेशन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, तो वहां पे ये लोग काम करते हैं, फंड देते हैं या कैसे भी सहयोग करते हैं। ठीक है, एजुकेशनल के बारे में आप समझ गए। साइंटिफिक, इनका जो कार्य होता है कुछ साइंटिफिक तरीके से होता है। ठीक है, तो एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ गए। यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
जब संयुक्त राष्ट्र बना था जस्ट उसके बाद ये बना हुआ था 1945 में। कब? 1945 में। और 1946 में इसका जो संविधान वगैरह होता है वो लागू हो गया। यानी कि 1945 में इसकी स्थापना हुई और ये 1946 से काम करना स्टार्ट कर दिया। भारत भी इसी टाइम से इसका सदस्य बना। भारत कब बना इसका सदस्य? 1946 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, इसका संविधान भी 46 में ही बना था और उसी समय से कार्य करना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 18 अप्रैल को जो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है तो ये यूनेस्को की ही पहल है। ठीक है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, ये पहली भारतीय महिला, इसके पहले ये अवार्ड नहीं मिला भारत को। ठीक है, भारत में किसी महिला को इससे पहले ये अवार्ड नहीं मिला, इसलिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। किसी न किसी एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्रुवी पटेल जीती हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल 2024 का। ठीक है, श्रेयसी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब। ठीक है, निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024, मिस इंडिया या इसी को फेमिना मिस इंडिया कहा जाता है 2024 का। और सुष्मिता सेन ये भारत में पहली महिला थी जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। ये आपको पता होगा, पहले आप पढ़े होंगे। ठीक है, शेरी सिंह क्या जीती है? शेरी सिंह जीती है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 123 देशों में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है इसमें ये है 102वां स्थान। क्या स्थान है? 102 स्थान है। यानी कि भारत की स्थिति इसमें बहुत अच्छी नहीं है। आपको भी पता है कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं जो भूखमरी के कगार पे हैं। ठीक है, रोजगार के चलते या काम नहीं मिलने के चलते या किसी और वजह से। ठीक है, तो भारत जो है वो 102वें स्थान पे है। भारत का जो स्कोर है इसमें 25.8 है। कितना है? 25.8। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से डीप जाकर के भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी एक क्वेश्चन ही अपने आप में कि केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? ठीक है, तो 1972 का एक्ट है। ठीक है, तो वो राज्य है केरल। कौन राज्य है? केरल राज्य है। ठीक है, देखिए वन्य जीव वगैरह जो है ये एक केंद्रीय कानून है। ये जो बना हुआ था किसने बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, संसद ने बनाया था। ठीक है, अब इसमें संशोधन करना है अगर किसी राज्य को, क्योंकि भारत जो है वो उसमें बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी विविधता है, अलग अलग राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण जो है वो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का विषय है। समवर्ती सूची वो होता है जो जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार जो कानून बनाई है वो उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, केंद्र सरकार वाला कानून लागू होगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहें तो केंद्र सरकार को इसमें एक तरह से ज्यादा पावर मिली हुई है। हालांकि राज्य सरकार भी अपने कानून बना सकती है, अपना प्रस्ताव रख सकती है, जो भी है, लेकिन अगर केंद्र सरकार जो फाइनल जो कानून बना दिया वही फाइनल होता है। ठीक है, ऐसे राज्य सरकार भी इस पे कानून बना सकती है, लागू कर सकती है। ठीक है, और ये था पहले राज्य सूची में था। पहले किस में था? राज्य सूची में था। 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें संशोधन हुई थी 42वें संविधान संशोधन में। ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण जो है वो 1976 में यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से इसको निकाल करके कहां डाल दिया गया? समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में। भारत के 53वें चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत यानी जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, हरिलाल जे कानिया कौन थे? भारत के पहले चीफ जस्टिस। जस्टिस संजीव खन्ना ये रहे हैं 51वें चीफ जस्टिस। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि जस्टिस BR गवई ये रहे हैं 52वें चीफ जस्टिस। और 53वें कौन होंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, अब ये देखिए कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है?
तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 124 खंड 2। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कि अपना त्यागपत्र किनको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इन पे महाभियोग कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है। ठीक है, आपको पता होगा महाभियोग के बारे में। अच्छा, इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष। भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है? ऑप्शन है कान्हा, रणथंभौर, बांधवगढ़ या कुनो। चीता सफारी स्टार्ट हुआ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? ये एमपी में है। कहाँ है? एमपी। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। रणथंभौर कहाँ है? ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और कुनो कहाँ है? कुनो भी है मध्य प्रदेश में। याद रहेगा आपको। तो चीता सफारी कहाँ स्टार्ट हुआ है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, साने तकाईची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? साने तकाईची। ऑप्शन है ताइवान, थाईलैंड, जापान या मलेशिया। देखिए, ताने तकाईची जो है वो जापान की प्रधानमंत्री बनी है और ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। याद रहेगा दोनों बातें। आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि जो जापान है वो किस महाद्वीप में है? आप कमेंट करके बताइए। उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। क्या कहा? जापान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे विकसित शहर है। ठीक है, या यूं कहें कि सबसे डेवलप शहर है टोक्यो। ठीक है, आपको पता होगा कि जापान वाले जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होते हैं, बहुत आगे। आपने जापान के ट्रेनों के बारे में सुना होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। तो जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अब ये भी बता दें कि जापान की जनसंख्या जो है वो घट रही है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, इनका जो जीवन होता है वो बहुत लंबा होता है। आपको ये भी पता होगा, ये लोग बहुत साल तक जीते हैं। 100 साल तक तो आसानी से जी जाते हैं। जापान जो है वो हजारों द्वीप से मिलकर के एक देश बना है। मतलब बहुत छोटे छोटे आपको द्वीप थे पहले। ठीक है, इन द्वीपों को आपस में जोड़ करके क्या बनाया गया? एक देश बनाया गया। ठीक है, आपको पता होगा 1945 में जापान पे क्या गिराया गया था? जापान पे परमाणु बम गिराया गया था। इसके बाद भी जापान आज इतना आगे है। ठीक है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो जिस द्वीप पे बसा हुआ है, जिस टापू पे बसा हुआ है द्वीप पे, उसका नाम है होन्शु। एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। ठीक है, और जापान में रोज कम से कम 2-3 भूकंप के झटके आ ही जाते हैं। 2-3 बार भूकंप रोज आ जाता है। कुछ महसूस होते हैं, कुछ महसूस नहीं होते हैं। कभी कभी बहुत तगड़ा भूकंप भी आ जाता है। और आपने सुना होगा कभी कभी सुनामी भी आ जाता है। क्या आ जाता है? सुनामी आ जाता है। सुनामी क्या होता है? जब भूकंप के चलते जो सागर महासागर होते हैं उसके पानी में उथल पुथल होता है और एक बहुत बड़ी लहर आ जाती है। ठीक है, तट पे, तो उसी को सुनामी बोलते हैं। सुनामी बहुत खतरनाक होता है। हमको याद है 2005 में जब हम छोटे थे तो बहुत बड़ी सुनामी आई थी। ठीक है, इसके बाद 2011 में भी एक सुनामी आई थी वहां पे। ठीक है, बहुत बड़ी। तो ये जो सुनामी है उससे बहुत नुकसान होता है, भूकंप से बहुत नुकसान होता है। आपको पता होगा वहां के जो घर होते हैं वो थोड़े अलग डिजाइन से बनते हैं ताकि भूकंप के झटके झेल सके। ठीक है, ठीक है, इसको उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ये जो प्रशांत महासागर का आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे जापान के आसपास ये जो आप प्रशांत महासागर का क्षेत्र देख रहे हैं, यही क्या है? रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनमें विस्फोट होते रहता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? रिंग ऑफ फायर। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, रिंग ऑफ फायर कहाँ है, रिंग ऑफ फायर क्या है। किसे 2025 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? नोबेल प्राइज के बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ये प्राइज है, सम्मान है।
ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो शांति पुरस्कार जो है, नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 का किसे दिया जाएगा? तो ये आपको दिया जाएगा मारिया कोरिना मचाडो। क्या? मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, ये कहाँ की है? ये है वेनेजुएला की। कहाँ की? वेनेजुएला की। वेनेजुएला जो है वहां पे मानवाधिकार जो है, यानी कि लोगों के जो अधिकार हैं, लोकतंत्र है, उसको लागू करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ठीक है, इसके लिए इनको क्या मिल रहा है? शांति का नोबेल प्राइज 2025। ठीक है, देखिए पहले जो नोबेल प्राइज मिलता था वो 5 क्षेत्रों में मिलता था। ठीक है, नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई? 1901 से हुई थी। नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है? जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जब उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखी मरने से पहले, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो भी दुनिया में जो लोग होंगे जो मानव के लिए, यानी कि मानव की भलाई के लिए कार्य करेंगे, इन 5 क्षेत्रों में कौन कौन से थे? ये है फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, यानी मेडिकल के क्षेत्र में, इसके बाद साहित्य और शांति। साहित्य और शांति, ये 5 क्षेत्रों में अगर कोई अपना योगदान दे रहा है मानव की भलाई के लिए, बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है, तो उनको क्या मिलेगा? नोबेल प्राइज मिलेगा। इनका वसीयत में था। ठीक है, और ये जो उनके वसीयत के अनुसार क्या बनाया गया? एक एकेडमी बनाया गया। स्वीडन के जो केंद्रीय बैंक है, स्वीडन का केंद्रीय बैंक, उसकी 300वीं वर्षगांठ हुई। इसके उपलक्ष्य में क्या स्टार्ट हो गया? अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये उनकी वसीयत के अनुसार नहीं है, ये अपना सेंट्रल बैंक जो होता है स्वीडन का, वो देता है। ठीक है, और ये जो है पांचों, ये शुरू से ही चले आ रहे हैं 1901 से। 1901 से ही ये चले आ रहे हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है 6 क्षेत्रों में। ठीक है, नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से। ठीक है, आप याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? कोरोना। कोरोना एक वर्ड था जो 2020 में यहां पे आया था इंडिया में। ठीक है, तो कोरोना से आप याद रखिएगा, जब कोरोना आया था तो क्या हुआ था? जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन जब लगा था तो आप देखते होंगे रोड पे पूरा सन्नाटा फैल गया था, घरों से बाहर लोग नहीं निकल रहे थे, पूरा सन्नाटा फैल गया था, पूरा पूरा रोड वगैरह पे एकदम शांति था। ठीक है, तो इसी से आप जोड़ के याद रखिएगा, ये सिर्फ हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं, इसी से आप जोड़ के याद रखिएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शांति का नोबेल प्राइज किसको मिला था? मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स जो है, एजुकेट गर्ल्स, ये एक एनजीओ है, एक संस्था है, इसको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। क्या मिला हुआ है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इस अवार्ड को और क्या कहा जाता है? एशिया का